सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से शुरू करते हैं डिटेल में। अभी हमने कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लाप्लासियन शॉर्ट में देखा था, और इसको हम लेक्चर 2 भी रखते हैं। वो पहला वाला लेक्चर 2A हो गया, तो अभी लेक्चर 2 ही चल रहा है। तो उसके पहले समझते हैं कि ये हमने क्या बनाया है कि कोई भी एक पैरामीटर ले लिया, जैसे कि V, या फिर ये टेम्परेचर भी हो सकता है। तो मान लो कि जैसे ये टेम्परेचर T1 है, फिर और आगे बढ़े तो दूसरी लेयर के लिए ये टेम्परेचर V प्लस डी वी है, V+dV है, या फिर T+TV बोल सकते हैं, मतलब DT बोल सकते हैं। तो ये T+DT हो गया। फिर और आगे बढ़े तो इसको हम V ही रखते हैं, V के फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो और आगे बढ़े, थर्ड लेयर बनाई तो वो V प्लस हमारा 2DV हो गया। इस तरीके से हमने बनाया। अब हमने एक लेयर के लिए एक टेंजेंट खींचा, और उस टेंजेंट को हमने एक उसका वेक्टर परपेंडिकुलर बनाया जो कि DN है, और इससे एक DL निकाला, लेंथ का वेक्टर। उनके बीच में एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कोई इंसान है जो यहाँ खड़े होकर देख रहा है, और ये पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा, जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है V को। तो इससे हम समझते हैं कि क्या ये टेंजेंट एंड P है। और आगे जाएंगे, मान लो ये वेक्टर G डिनोट कर रहा है, और ये A कैप N, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर, वो A कैप N है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो वो चीज़ हो गई। और ये जो है ये G हो गया, और थीटा एंगल मेड बाई DL विद रिस्पेक्ट टू AN। तो ये AN है, ये जो इस तरफ वेक्टर हमारा बन रहा है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उसके, और DL क्या है, DL के बीच में हमारा जो एंगल है वो थीटा है। ओके, तो यहाँ समझते हैं कि लेट V इज़ अ पोटेंशियल फंक्शन, एक पोटेंशियल फंक्शन है, या कोई भी तरह का फंक्शन ले सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो, और कोई भी वेक्टर फंक्शन ले सकते हो, बट ये वेक्टर होना चाहिए। तो फ्रॉम कैलकुलस क्या होता है कि dV जो होगा पोटेंशियल फंक्शन, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये पूरा इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है, ये पूरा हमारा कैलकुलस के अंदर है, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स ए कैप एक्स। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं ए कैप एक्स, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई ए कैप वाई, और डेल वी अपॉन डेल जेड ए कैप जेड, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, एंड अगर हम इसको डी एक्स ए कैप एक्स कर दें, और डी वाई ए कैप वाई कर दें, और डी जेड ए कैप जेड कर दें, तो ये क्या है, डिफरेंशियल लेंथ जो हमने सीखी हुई है। ये क्या है, ये पूरा हमारा डिफरेंशियल लेंथ है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, वही तो है ये। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो ये चीज़ थी ये वाली, ये क्या होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये डेल वी हो गया। ओके, डाइवर्जेंस लग रहा है वी के ऊपर, और इसको इसका आंसर जो है वो कि वो एक वेक्टर है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये एक वेक्टर है। और डाइवर्जेंस हम कहाँ पे लगाते हैं, सॉरी ग्रेडियंट हम स्केलर पे लगाते हैं, पर इसका आउटपुट जो मिल रहा है जी, वो हमें वेक्टर मिल रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस v पे हम डेल लगा रहे हैं, डेल डॉट वी कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो वो हमें जी दे रहा है। अब इसी को हम लिख सकते हैं dv, मान लो इसी को हम लिखते हैं dv, डेल को dv कर दिया। ओके, तो ये g डॉट dl बन गया। क्यों, क्योंकि ये g था, इसी में इस dl को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अच्छा, इसके समझने के पहले थोड़ी सी और चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़े अच्छे से जाके। वो क्या है, देखो ये जो dv है ये डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स है, ये डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू, इसमें ये चीज़ थी। अब इसी पूरे को जो ये पूरा ये चीज़ थी, इसको हमने दो टर्म्स में लिखा है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और ये इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ये तो एक्स एक्सेस है वो अलग लिखी है, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ पे डी एक्स है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये ए कैप एक्स है, ये ए कैप एक्स। अब हमने क्या देखा था, ए कैप एक्स डॉट ए कैप एक्स क्या दे देता है, 1 दे देता है। वही यहाँ पे यूज़ हुआ है कि जब इससे इसको इसका पहला टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ए कैप वाई और ए कैप एक्स अगर करेंगे अपोजिट, वो 0 दे देगा। मतलब कि ए कैप एक्स जो है वो केवल ए कैप एक्स से मल्टीप्लाई होके ही टर्म देगा, अगर उसको बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे वो 0 दे देगा। मतलब 3 टर्म्स यहाँ है, वो 3 से मल्टीप्लाई होकर फाइनल 3 टर्म्स ही देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि डी वी अपॉन डी एक्स, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो बाद में लिखा हुआ है, ये इन दोनों का यूज करके हमने फाइनल इसको लिखा है, ये फाइनल टर्म है। ओके, या बोल सकते हैं कि इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स है इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे ये डी एक्स है। ओके,
और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ए कैप एक्स क्यों नहीं है? क्योंकि ए कैप एक्स इंटू ए कैप एक्स क्या बन गया? 1 बन गया। वो हमने सीख लिया कि ए कैप एक्स बन गया 1। ओके, तो इसको ब्रेक करके लिखा है दो पार्ट में, डी एक्स को अलग लिख दिया और डेल वी अपॉन डेल एक्स को अलग लिख दिया। इसी तरीके से डी वाई को अलग लिख दिया, डेल वी अपॉन डेल वाई को अलग लिख दिया। तो ये जो हमारा डी डॉट वी है, अब ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है? ये जी डॉट डी एल के इक्वल निकल के आ रहा है। क्यों? देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये अपने आप में अकेले क्या चीज़ है? ये चीज़ है जी, ये वेक्टर जी है। थोड़ा सा और इसको वापस करते हैं, फिर समझते हैं। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी जो पहले बताया। अब ये जो पूरा है ये क्या है? ये वेक्टर, इसको हमने वेक्टर जी माना है, ये ग्रेडियंट है, केवल इतना ग्रेडियंट है। ओके, और ये जो है ये क्या है? ये हमें पता है कि ये डी एल है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है ग्रेडियंट इंटू डी एल। ओके, डी इंटू वी क्या है? ग्रेडियंट इंटू डी एल। ओके, जी इंटू डी एल। अब डी वी वाई डी एल लिख सकते हैं। कैसे? तो ये जी जो इसको हम लिखेंगे जी डी एल कॉस थीटा, एक डॉट प्रोडक्ट जी डी एल कॉस थीटा, जिसके अंदर दो हमारे वेक्टर है जी और डी एल, जी डी एल कॉस थीटा। इस डी एल को उधर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया? डी वी बाई डी एल। तो ये टोटल क्या बन गया? जी कॉस थीटा। तो इसको 1 मिनट और लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ डी वी बाई डी एल इज जी कॉस थीटा। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? तो फिर से देखते हैं, हमने डी और वी से शुरू किया था। ये फ्रॉम कैलकुलस, ये क्या है? फ्रॉम कैलकुलस से ये इक्वेशन लिखी। अब इसको दो पार्ट में बांटा। हमने डी वी को हमने लिखा डेल इंटू वी जो कि ये जी, और लिखा डी एल। तो ये क्या बन गया? जी इंटू डी एल बन गया। ओके, तो यहाँ से डी वी जी इंटू डी एल बन गया। प्रूफ भी कर दिया कि इसको अगर इससे मतलब इस जी को डी एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली यही मिलेगा जो पहले लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया? जी डॉट डी एल को जी डी एल कॉस थीटा लिखा और जी कॉस थीटा हमारा बन गया डी वी बाई डी एल। तो इससे हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो क्या है, असल में समझना चाह रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? डी वी बाई डी एल मैक्स कब होगा? जब हमारा एट जी जो होगा, और जी जो है हमारा जी कॉस थीटा में हमारा थीटा हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 0 पे, तो ये बन जाएगा 1। तो हमारा डी वी बाई डी एल किसके इक्वल आ गया? जी के इक्वल आ गया। तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी डी वी बाई डी एल की? वो होगी जी। तो ग्रेडियंट क्या है? डी वी बाई डी एल की मैक्सिमम वैल्यू है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेडियंट क्या है? डी वी बाई डी एल की मैक्सिमम वैल्यू है। वो कब है? जब हमारा थीटा 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी वी बाई डी एल जी कॉस थीटा के इक्वल था, तो हमें थीटा को 0 करना ही था। सो क्या है इसका मतलब? कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज अकर्स नोन एज ग्रेडियंट। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है कि अगर आपको मैक्सिमम चेंज निकालना है कि मैक्सिमम चेंज कहाँ पे हुआ है, जो हमारा ये लाइन्स है अलग अलग, मान लो ये टेम्परेचर की लाइन होती है T1 T2 T3, तो मैक्सिमम चेंज हमेशा परपेंडिकुलर लाइन में ही होगा। जब आप ऐसे सीधे बढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैक्सिमम चेंज जो होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर ए एन कैप। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए एन कैप टू द सरफेस मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज अकर। ये समझना जरूरी है, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज अकर्स, और उसको हम मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट हमें ये बताता है कि मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज कहाँ पे हो रहा है। मैथमेटिकली बोलें तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि 1/h1 ये पैरामीटर्स लिखे हैं, 1/s3 s2, और यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में हमने इनको डिफाइन कर दिया। तो ये डेल वी अपॉन डेल यू है पहला, और ए कैप यू है। फिर डेल वी अपॉन डेल वी है, डेल वी बड़ा है, वी तीनों में आ रहा है, ये कैपिटल वी ऊपर तीनों में आ रहा है, और नीचे यू वी डब्ल्यू है। ओके, तो ये तीसरा वाला हो गया। तो मैथमेटिकली ग्रेडियंट को डेल इंटू वी हम ऐसे लिख सकते हैं। वी हमारा एक वेक्टर है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। कि आर डायलैक्ट्रिक इंटरफेस इज डिफाइंड एज 3x + 4y = 12। एक डायलैक्ट्रिक इंटरफेस लिया जो कि 3x + 4y = 12 से हमें बता रहा है। फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस। तो हमसे पूछा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें बताना है इस सरफेस से, मतलब ए एन कैप बताना है फाइनली। तो ये बताना है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये किसके इक्वल होगा? जो भी डेल डॉट एफ है, मतलब जो ग्रेडियंट है। क्यों? हमें पता है मैक्सिमम शब्द जहाँ आया
या यूनिट नॉर्मल आया तो वहाँ ग्रेडियंट होगा, ठीक है। इस जगह ग्रेडियंट का ही जिक्र हो रहा है। ये अगर एक लेयर है तो उसमें मैक्सिमम हमें यूनिट वेक्टर पे ही मिलेगा, नॉर्मल पे। तो ये ग्रेडियंट हमने निकाला इसी एफ का, इसको मान लिया एफ, और उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हमें यूनिट वेक्टर दे देगा ए एन कैप। हमें फाइनली ए एन कैप निकालना है, तो उसके लिए ये लॉजिक हमने लगाया। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो 3x + 4y है इस पे हमने, और ये हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये जो लाइन है जिससे हमने परपेंडिकुलर निकाला है इसकी, वो 4 पे मतलब x एक्सिस को कट कर रहा है और 3 पे y को। तो एफ एक्स वाई क्या है, 3x + 4y - 12। जब हम इसको डेल डॉट एफ लिखेंगे तो ये क्या कैसा बन जाएगा, ये एक हमारा वेक्टर की तरह बन जाएगा। 3 × ax, पहले ये स्केलर था तो 3 × a कैप x + 4 × a कैप y। और एक और चीज़ जो शायद यहाँ पे मिस हो गई, वो चीज़ वही चीज़ है जो पीछे भी थी, कि ग्रेडियंट हमारा स्केलर पे ऑपरेट हम कराते हैं। मतलब भले ही वो वेक्टर है उसका स्केलर क्वांटिटी लेके ही ऑपरेट कराएंगे, ये मेन चीज़ है। तो स्केलर पे ही ऑपरेट होता है हमें हमेशा ग्रेडियंट। ये पूरा हमने ग्रेडियंट पढ़ा है। तो ये हमारा स्केलर जो v है वो स्केलर है जब इस पर ऑपरेट करा रहे हैं। तो ये मैंने फिर से बोल दिया, क्लियर कर दिया। तो ये जो 3x + 4y है तो स्केलर है, मान लो ये v है, जबकि इसको यहाँ पे f माना हुआ है। तो डेल डॉट एफ, अब इसको हम वेक्टर कर लेंगे तो 3ax a कैप x + 4a कैप y, ये हमने कर लिया। अब इससे क्या हुआ, डेल एफ एक्स, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। पहले तो वेक्टर लिखा और फिर मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 और 4 है तो √3² + 4² 5। तो ए एन कैप जो निकालेंगे इस लॉजिक से, उसको सीधे से 3 a कैप x और 4 a कैप y को डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, तो हमने किसको यूज़ किया था, इसी इक्वेशन को यूज़ किया, 3x + 4y, और इसी को इसके मैग्नीट्यूड से 5 से डिवाइड कर दिया और a कैप x और a कैप y लिख दिया। तो सिंपल से ये काम हमने किया, क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल बताना था, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सो ये हमारा लगभग यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसका बेसिक शुरू हो गया। तो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है ρl, फिर अगली वाली सरफेस ρs और अगली वाली ρv, इस तरीके से होती है। तो हमने एक लाइन चार्ज लिया, इसकी केवल लेंथ है और कुछ भी नहीं है। इसमें मान लो कि ये पूरा चार्ज इसके अंदर है। एक छोटा सा एलिमेंट उठाया इसका जो कि है dl, और उसमें कितना चार्ज होगा dq, टोटल में चार्ज है q। सो ρl जो लिखेंगे तो लाइन चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट मीटर, डेंसिटी मतलब पर यूनिट मीटर। तो ये कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होगी ρl की। तो इसके लिए चार्ज मतलब dq और पर dl, तो dq/dl हमारा ρl हो जाएगा। तो इससे निकला dq क्या निकला, ρl dl। और अगर q निकालना है तो q dq से कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर dq तो वो q दे देगा, तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे जो इसके अंदर की चीज़ है ρl dl को। तो इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ρl dl, ये हमारा क्या होता है, ये बता रहा है कि ये इंटीग्रेशन l लाइन इंटीग्रल है। ओके, dl डिफरेंशियल लेंथ है। इस तरीके से हमने q निकाला पहला अपना, किसके अंदर, लाइन चार्ज डेंसिटी के अंदर। तो हम q निकालेंगे तीनों में। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो उतने एरिया में कितना चार्ज आ रहा है ये बताना है। मान लो ये पूरा एक रेक्टेंगल है जिसका पूरा चार्ज है q, इतने एरिया का चार्ज हमारा है जिसको हम नोट कर रहे हैं ρs से। तो ये क्या होगा, dq/ds, उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर dq/ds। तो dq निकला ds, सॉरी ρs ds, dq क्या निकला, स्मॉल q ρs ds। तो कैपिटल Q हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका dq का, या फिर सरफेस इंटीग्रेशन ρs ds का। तो ये सेकंड फार्मूला निकला। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρv, ये क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे dq/dv, या फिर d स्मॉल q निकला ρv dv, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर कैपिटल Q निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। ये किसका सिंबल है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का। और ये क्या बन गया, ρv dv। तो ρv हमें अगर गिवन है, इसका क्या मतलब है कि अगर ρl या ρs या ρv गिवन है तो हम उससे डायरेक्ट चार्ज निकाल सकते हैं। इसका लाइन इंटीग्रल कर दो विद रेस्पेक्ट टू dl, ऑब्वियस सी बात है। इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू ds, और इसका विद रेस्पेक्ट टू dv वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दो। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमने पूरा ग्रेडियंट पढ़ा और लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डेंसिटी पढ़ी लेक्चर 2A के अंदर। फॉर रिवीजन अगर मैं बता दूं, क्या मैं रिकॉल करता हूँ, तो ये चीज़ हमने कवर करी। अब हम डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस थ्योरम पे आएंगे। सो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो शॉर्ट में तो देख ही चुके हैं, अब डिटेल में देखेंगे इसको।
सो डाइवर्जेंस निकालने के लिए लेट वेक्टर लेते हैं ए। अब डाइवर्जेंस तो क्लियर है भाई कि वो वेक्टर का ही निकाला जाता है, और कर्ल भी डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट है और कर्ल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ए यू ए कैप यू, ए वी ए कैप वी और ए डब्ल्यू ए कैप, मतलब यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में, जो कि जनरल पैरामीटर्स है। सो ये तो डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स अ क्लोज सर्फेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे ये याद रखना, जैसे स्टोक्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम्स है, तो ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरम कन्वर्जन के ऊपर है। या तो सरफेस से वॉल्यूम में, या लाइन से वॉल्यूम में, या वॉल्यूम से सरफेस में, इस तरीके का जो भी। तो कन्वर्जन किस चीज़ से किस में हो रहा है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम में कन्वर्जन हमारा सरफेस से वॉल्यूम में हो रहा है। तो सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, वो भी ये जो है हमारा सरफेस क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज, ये जो यहाँ सर्कल बनाते हैं क्लोज का सिंबल है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर है तो उसका इंटीग्रल का ये क्या कर देता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट्स कर देता है। डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है वो, लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो ds क्या है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, और dv क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये हम ऊपर देख चुके हैं चार्ज वाले में ये दोनों चीज़ें। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसा हमारा ई है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबको पता है, वोल्ट पर मीटर। तो फील्ड स्ट्रेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। ऐसे ही डी क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है। ये नया टर्म आया पहला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज़ होगा, तो कैपिटल डी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया है, ये समझने वाली बात है। तो डी क्या होता है, ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। कैपिटल डी इजकल टू एप्सिलॉन कैपिटल ई। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल ई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट हमारा परमिटिविटी, और ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो 8.85 × 10⁻12 फोर्स ये न्यूटन पर मीटर होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैपिटल डी। तो ये हमारा पूरा डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम को यूज़ करके, मतलब कहने का मतलब है इनको यूज़ करके हमने डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में लिखा। तो मेन चीज़ क्या है कि ये हमारा सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्जन करती है, सरफेस से वॉल्यूम में रिलेशन बताती है। फिर है गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जिसको हम फाई टी लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मतलब फाई टी क्या है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, मतलब जितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो ये हमें वॉल्यूम डेंसिटी हमें बताती है। अगर रोवी का हम अगर रोवी डीवी करते हैं, तो ये हमने कहाँ सीखा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो ऊपर सीखा था उसमें सेम चीज़ थी। तो वही हमारा गॉस लॉ के अंडर आ जाता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, कितना हमारा चार्ज इनक्लोज हो रहा है। चार्ज इनक्लोज हमने सीखा था, क्यों निकालने का तरीका, रोवी डीवी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल वी। तो फाई टी थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो डायरेक्ट हम फाई टी फ्लक्स को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस उस सरफेस को बनाओ। ये जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस के बाहर एक छोटा सा एक सरफेस बना लो, वो सरफेस लगभग कितना हमारा चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसको लिख लो। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी, ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब। और ये क्लोज सरफेस मतलब क्लोज स्फीयर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फाई क्या है, बस कुछ नहीं है, फ्लक्स का सिंबल है। तो फाई टी में टोटल फ्लक्स बता रहा है। फ्लक्स इज अ फ्लक्स असल में होता क्या है, मान लो एक बकेट है, ये बकेट का मुंह है, ये एक बकेट है, और यहाँ पे एक टैप खुला हुआ है मान लो, इससे वाटर निकल रहा है। तो ये जैसे फ्लक्स क्या है, तो ये जो बकेट का मुंह है, तो इसमें पूरा वाटर गिर रहा है। तो एक बार में नंबर ऑफ वाटर वेव्स या वाटर लाइंस कितनी पास कर रही हैं उस बकेट के मुंह से, तो वो फ्लक्स होता है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब फील्ड लाइंस किसी भी चीज़ की हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, या वाटर करंट भी जो होता है वो भी एक तरह की फील्ड है। जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसमें कितनी फील्ड लाइंस है, इसमें फील्ड लाइंस होंगी। ओके, इस वाटर करंट के अंदर फील्ड लाइंस होंगी। और मान लो ये एक एंड किसी चीज़ का माउथ है, इससे कितनी पास हो रही है फील्ड लाइंस, तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीधे से फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, एक मतलब एक नेचुरल फिनोमेना है, उसी को हम हाइपोथेटिकली नाम दे देते हैं। तो फील्ड लाइंस कितनी पास होती हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया मैथमेटिकली इफ ए, फिर से वही बात जो हमने शुरू में लिखा था कि अगर ए वेक्टर हमारा ये है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस। टोटल द फ्लक्स इज फाई सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस। और यहाँ पे हमारा फाई टी जो है, तो वो एस डी डॉट डी एस लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ए क्योंकि एरिया है,
तो डी क्या है, अब यहाँ पे हम ई क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर है। देखो ई हमारा क्या था, पर यूनिट लेंथ था और हमें पर यूनिट एरिया चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे हम डी को यूज़ करते हैं फ्लक्स को लिखने के लिए। फ्लक्स इज डी डॉट डी एस, तो फाई टी इज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, और फाई टी हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी भी था। तो यहाँ से दोनों इक्वल कर लेते हैं, तो हैंस फ्रॉम 1 and 2। तो ये गॉस लॉ, अब गॉस लॉ एक्चुअल में आया कि गॉस लॉ ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो फाई टी इजकल टू क्लोज सरफेस, ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम भी है, यही तो डाइवर्जेंस थ्योरम थी। तो क्लोज सरफेस डी डॉट डी एस इजकल टू ओपन सरफेस जो मतलब वॉल्यूम है, तो रो वी और डी वी इसके इक्वल हो गया। ये हमारा गॉस लॉ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंटीग्रल फॉर्म है ये अभी, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म में है। अच्छा, जितने भी ये लॉज हैं या फिर मैक्सवेल की इक्वेशन है वो हमारे दो फॉर्म में हो सकते हैं, पहला इंटीग्रल फॉर्म और दूसरा हमारा डिफरेंशियल फॉर्म। अब इस पे अगर हम क्या लगा देंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे, तो सेम यही चीज़ की क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इजकल टू रो वी डी वी, और इसमें हम रो वी की जगह लगा देंगे डेल डॉट डी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ही जो निकला, ये जो डेल डॉट डी निकला इनटू डी वी निकला, तो ये हमने किसको लिखा, रो वी को। तो यही जो चीज़ है यही होता है हमारा गॉस लॉ इन पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसको हम पॉइंट फॉर्म भी लिख सकते हैं या डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको पॉज करके देख लेंगे। फाई टी की जो इक्वेशन थी गॉस लॉ, इसी में डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगा रहे हैं, तो इसमें इसको हमने रो वी को डेल डॉट डी लिख दिया, ओके। और क्यू इनक्लोज ये तो हमें पता ही कि इसके इक्वल होता है। और इसमें भी हम ये जो इतनी इक्वेशन है ये दोनों, ये असल में क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम को ही तो फुलफिल कर रही हैं, तो डाइवर्जेंस थ्योरम तो पहले से ही थी। तो इस रोवी को यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इस रोवी को हमने क्या लिख दिया, डेल डॉट डी, और यही डेल डॉट डी इज इक्वल टू रोवी, ओनली दिस इज द कॉस लॉ इन द पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। फिर बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस, फिर हमने वही वेक्टर लिया कि एक वेक्टर ए है जो कि यूवी डब्ल्यू के फॉर्म में मौजूद है, ओके। दिस इज वेक्टर है जो कि यूवी डब्ल्यू के फॉर्म में मौजूद है। अब इसका डाइवर्जेंस अगर लिखना चाहें तो डेल डॉट ए मतलब डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर का, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का तरीका 1/h1 h2 h3 तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके। फिर डेल डॉट यू, फिर h2 h3 एक बार, और ए यू, ओके। इसका क्या मतलब है, मान लो कि u के साथ h1 है, v के साथ h2 है, मतलब उससे जो रिलेट करता है, और w के साथ हमारा h3 है। तो जब हम u लिख रहे होंगे, तो मैं बोलूँ तो उसके संग जो मल्टीप्लाई होगा, तो बचे हुए जो दो है वो मल्टीप्लाई होंगे। देखो h2 h3 मल्टीप्लाई हो रहा है u के साथ। इसी तरीके से मान लो हम w लिख रहे हैं, तो w के साथ क्या लिखा जाएगा, जो उसको छोड़ के बाकी दो है वो क्या है, h1 h2। देखो h1 h2 लिख रहे हैं जब हम aw लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से डेल अपॉन डेल यू h2 h3 au, फिर डेल अपॉन डेल वी h3 h1 av, और डेल अपॉन डेल w h1 h2 aw, और बाहर तीनों का मल्टीप्लिकेशन वो भी रेसिप्रोकल में। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉर्मली हमको पढ़ने को इस तरीके से नहीं मिलता, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे कोई क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर है। फिर बात करते हैं डाइवर्जेंस के फिजिकल सिग्निफिकेंस की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज डायरेक्ट बन जाते हैं। तो डाइवर्जेंस हमारा असल में उसको हम डाइवर्जेंस ही कह देते हैं, पर वो दो चीज़ों को हमें बताता है, एक डाइवर्जेंस को और एक कन्वर्जेंस को, जो कि उसका अपोजिट है। सो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर की बात करें, गिव्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है। मान लो ये पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट है, इससे फील्ड निकल रही है, तो फील्ड क्या है, एक्सपेंड हो रही है। कैसे, अभी मान लो फील्ड यहाँ तक पहुँची थी, तो उसका जो उसकी लिमिट है या जितने एरिया को कवर कर रही है वो ये सर्किल है, फिर और बाहर गई तो इसको कवर कर रही है, फिर लास्ट में पूरे इसको कवर कर रही है, और बढ़ती जा रही है फील्ड। तो ये क्या है, एक्सपेंड होता जा रहा है एरिया। इस सोर्स से जो फील्ड लाइन्स निकली हैं, ये सोर्स मान लो क्यू है, तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, है ना, चार्ज से। तो ये एक्सपेंड होता जा रहा है। तो डाइवर्जेंस हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन भी बताता है, जिसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बताता है, जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। तो इसको इन टोटल हमने नाम एक ही दे दिया है, डाइवर्जेंस। हम इसको डाइवर्जेंस के अंडर ही पढ़ते हैं, बट डाइवर्जेंस में दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक खुद डाइवर्जेंस और एक कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस का सी और कंप्रेशन का सी, सी से कंप्रेशन, सी से कन्वर्जेंस, इससे याद रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल डेल डॉट डी इजकल टू वी, ये क्या है, पॉइंट फॉर्म हमने सीखा। पॉइंट फॉर्म है किसका, पॉइंट डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ का।
ओके, इफ रो वी हमारा मान लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो है, क्यू इनक्लोज हो गया हमारा रो वी डी वी, अभी ग्रेटर देन जीरो है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पॉजिटिव है। ओके, सो डेल डॉट डी वी हमारा रो वी बड़ा है अगर जीरो से, तो डेल डॉट डी वी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे डी वी पॉजिटिव हो गया, तो ये हमें बता रहा है अगर डी पॉजिटिव है तो ये डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब सोर्स से हमारा फील्ड्स बाहर निकल रही है। ओके, एक्सपेंशन हो रहा है और बड़ा एरिया को कवर कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो हमारा डाइवर्जेंस हुआ, जहाँ पे डी या फिर रो वी दोनों हमारा पॉजिटिव है। अगर सेम चीज़ हमने लिखी कि डेल डॉट वी इजकल टू रो वी, अगर रो वी को हमने लेस देन जीरो बता दिया तो क्यू इनक्लोज जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो सिंक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस आके जैसे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकलती हैं, सबको पता है, और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं फील्ड लाइंस इस तरीके से। ओके, ये सब डायग्राम हमने सीखे हुए हैं। तो ये हमारा लेस देन है, इसी तरीके से डेल डॉट डी हमारा लेस देन जीरो और डी हमारा जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव है डी तो हमारा वो कन्वर्जेंस को डिनोट कर रहा है, और पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस को डिनोट कर रहा है। तो पॉजिटिव के साथ सोर्स हमारा इंक्लूड होता है और नेगेटिव के साथ सिंक इंक्लूड होता है। सिंक मतलब वहाँ पे चीज़ें जाके कन्वर्ज हो गई, ठीक है, सम्मिलित हो गई, वहाँ पे मर्ज हो गई जाके। तो फॉर एनी वेक्टर फील्ड, मान लो कोई वेक्टर फील्ड है ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं कि डेल डॉट ए, अगर ये पॉजिटिव है डेल डॉट ए, तो ये हमारा डाइवर्जेंस हो रहा है और इससे रिलेट क्या कर रहा है, सोर्स रिलेट कर रहा है। अगर ये नेगेटिव है एट द सेम टाइम, अगर नेगेटिव है डेल डॉट ए, तो वो हमें कन्वर्जेंस के बारे में बता रहा है, और कन्वर्जेंस का मतलब कि सिंक उससे रिलेट कर रहा है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और इससे एक और पॉइंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डाइवर्जेंट इन नेचर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहाँ से होती हैं, उसका नेचर क्या है, हम उसके सिंक का नेचर नहीं देखते, या माइनस क्यू पे जाकर रुक जाती हैं वो नहीं देखते, हम ये देख रहे हैं कि जनरेट कहाँ से हो रही है। तो जनरेट पॉजिटिव चार्ज से हो रही है, सो उसकी वजह से क्या है कि नेगेटिव चार्ज असल में क्या है, नेगेटिव चार्ज इज द एब्सेंस ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, ना कि अंदर जाती है, बाहर निकल रही है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइवर्जेंट इन नेचर होती है। तो ये याद रखने वाली बात हो गई। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंट इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ वेक्टर फील्ड है डी इजकल टू, इस फॉर्म में है, उसमें ए कैप रो है और ए कैप जेड है, दो हमारे पैरामीटर्स हैं रो और जेड, और फाई नहीं है। और इससे क्या पता चला, ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो लिखा भी है। ओके, एग्जिस्ट इनसाइड अ सिलेंड्रिकल रीजन इनक्लोज बाय द सरफेस रो इजकल टू 1, जेड इजकल टू 0 और जेड इजकल टू 5। तो एक सरफेस है, रो और जेड का सरफेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाई का कोई जिक्र ही नहीं है, उसके बीच में हमारा इनक्लोज हो रहा है एक एरिया, ठीक है। तो उसकी वेक्टर की फील्ड जो है उससे निकल रही है, वो हमें दे दी है, उसकी इक्वेशन दे दी है ये। लेट एस बी द सरफेस बाउंडिंग दिस सिलेंड्रिकल रीजन, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द फील्ड इज, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है वो भी क्लोज्ड है, वो हमसे ये पूछा है कि ये क्या होगा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल एस डी डॉट टी एस क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब इसको लिखने के लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे दिमाग में ये आया तो हमें ये पता है कि ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इस वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है। तो हम या तो इसको सॉल्व कर लें या वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, एक ही बात है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें पार्ट दिया था कि ये जो एक सिलेंडर है जिसका कोऑर्डिनेट कहाँ है, z जिसका 0 है, तो देखो z इजकल टू 0 वाली लाइन बनाई जो कि हमारा यही लाइन है, z इजकल टू 0 तो यहीं पे ओरिजिन पे ही हो गया, तो पूरा ये इंक्लूड करेगा। फिर z इजकल टू 5, मतलब ये जो पॉइंट है ये z इजकल टू 5 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। और हमारा जो रो है, रो कितना है, रो की वैल्यू भी दे दी है, रो है हमारा 1, देखो ये रो दिया है 1, ये रो दिया है 1। तो इस रो को हम यूज़ करेंगे, रो मतलब ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे कहीं पे, मान लो इस पॉइंट से ये जहाँ ये टच कर रहा है ये 1 है, ये 1 डिस्टेंस है, तो इस 1 डिस्टेंस के साथ हम एक लाइन खींच देंगे। ओके, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इन पॉइंट के हिसाब से अगर इस लाइन के अराउंड एक सिलेंडर घुमा देंगे तो ये सिलेंडर है फाइनल। इसके अंदर हमें बताना है या इस सिलेंडर से कितनी फील्ड पास हो रही है, जो इसके अंदर वेक्टर रखा है वो कितना पास होके जा रहा है वो बताना है। तो इसके अराउंड हम एक छोटा सा वो बना लेंगे, ये हमने छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया। ओके, एक ये है, एक ऊपर का इसका वेक्टर है, एक इधर है, इस तरीके से हो गया। अब इसके अराउंड हमें डी डॉट डी एस बताना है। तो हमेशा याद रखेंगे कि सरफेस के हिसाब से अगर बताना होता है तो हम जितने भी पॉसिबल सरफेसेस हो सकते हैं उन सब का सम ले लेते हैं। तो देखो इस सिलेंडर से पास, इस फील्ड के पास होने के कितने पॉसिबल सरफेस हैं, एक तो टॉप सरफेस है ये वाला,
इस सरफेस से फील्ड पास होके बाहर जा सकती है। एक बॉटम सरफेस है, इसी टॉप सरफेस की जो परछाई है उससे, ये बॉटम सरफेस हो गया, एक टॉप सरफेस हो गया, और एक हमारा ये बाहर वाला सरफेस हो गया, जो कि यहाँ ले लो या आप यहाँ पे छोटा एलिमेंट ले लो या पीछे की साइड में इधर ले लो, सब एक ही बात है। मतलब एक सिलेंडर जो है उसका जो ये वाला सरफेस है, घुमा हुआ सरफेस ये वाला, वो सब इक्वल है। किसी भी साइड से आप फील्ड को बाहर निकाल के देख लो। ओके, टॉप और बॉटम अलग है, तो यहाँ पे 3 सरफेस बने, वो मैंने बताया। एक ऊपर सरफेस बना, एक नीचे और एक हमारा इस तरह बना, और तीनों के छोटे एलिमेंट लिए हैं। छोटे एलिमेंट क्यों लिए? क्योंकि उनका फाइनली हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 3 फॉर्म में इसको तोड़ लिया हमने डी डॉट डी एस को। ओके, क्योंकि बात सरफेस की हो रही थी तो 3 सरफेस हमने ले लिए। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखो, डी डॉट डी एस अगर टॉप की बात करते हैं तो डी इजकल टू जो भी डी की क्वेश्चन थी उसको हमने लिखा और डी एस लिख लिया। अब टॉप सरफेस के लिए डी एस क्या होगा? यहाँ से फिर वही लॉजिक आ जाता है जो डी एस हम यूज़ करते थे जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को पढ़ रहे थे। तो इस सरफेस के अराउंड जो टॉप सरफेस है, ये जो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया, ये छोटा सा सरफेस है, इससे इसका डी एस कितना होगा वो हमें लिखना है। अब इसका वेक्टर क्या है इस टॉप सरफेस के लिए? देखो, ये सबको समझ में आना चाहिए और आ ही रहा होगा। ये वेक्टर ए कैप जेड है, इसका जो नॉर्मल इससे बाहर निकल रहा है, तो हमें ए कैप जेड लिखना है। तो ए कैप जेड लिखो, और इसके अलावा जो बचे हुए टर्म्स हैं, मतलब हमारा रो और हमारा फाई, इनको लिख लो। तो ये क्या हो गया हमारा? रो डी फाई और सॉरी रो डी रो और डी फाई। क्यों? यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आ रही हैं। जेड वाला जो है, मतलब डी जेड है, उसको नहीं लिखना है। उसके अलावा क्या बच गया? एक तो डी रो बच गया और एक रो डी फाई बचा। रो डी फाई होता है एक साथ, ये याद रखना है, ये वहाँ पे बताया था। जैसे आर डी थीटा होता है और आर साइन थीटा डी फाई होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, ये तीनों वैल्यूज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रो डी फाई सिलेंडर में और आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई स्फेरिकल में, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये चीज़ निकली। अब देखो, ये जो चीज़ लिखी हुई है जिसको मैंने अभी मिटा दिया, ये चीज़ सेम यही चीज़ है। रो डी फाई रो डी फाई ए कैप जेड। अब डी हमें पता है, डी एस पता है। डी एस कैसे पता है? हमने निकाला। जो पर्टिकुलर टॉप सरफेस हम लेना चाह रहे हैं उससे डी एस कितना निकल रहा है? डिफरेंशियल सरफेस। अब डिफरेंशियल सरफेस हमने इतना देर लगा के वहाँ पढ़ा इसीलिए था। क्यों पढ़ा था और किस लिए पढ़ेंगे? इसीलिए पढ़ा था। तो डिफरेंशियल सरफेस हमने निकाला, डी हमको क्वेश्चन से गिवन है, इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ लिखा और इसको यूज़ कर लिया। अब ये जो 2 रो स्क्वायर है, पहला, जब ए कैप रो की बात कर रहे हैं और जेड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूज़ कर लेंगे। अब क्योंकि हम केवल इसको ए कैप जेड के फॉर्म में कर रहे हैं, ओके, तो डी एस और ये जब डी और डी मल्टीप्लाई होंगे तो केवल यही बचेगा। देखो, इसके पीछे भी लॉजिक है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ए कैप जेड इंटू ए कैप जेड जब करते हैं तो वो 1 दे देता है। अगर ए कैप जेड को, देखो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए कैप जेड और ये ए कैप रो, अगर इस ए कैप जेड को हम ए कैप रो से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 दे देगा। मतलब ये वाला टर्म हमारे किसी काम का ही नहीं है। ओके, जब हम टॉप सरफेस की बात कर रहे हैं या फिर बॉटम की भी बात कर रहे हैं, केवल z काम का है। तो देखो, हमने केवल z ही लिया है, ये z लिया है और इसको यहाँ रिपीट कर दिया, रो डी फाई डी रो ए कैप जेड। फिर इसको सॉल्व कर लिया इनकी वैल्यूज़ लगा के। ओके, तो रो की क्या लिमिट है? 0 से 1 तक, और इसकी क्या लिमिट है? फाई की 0 से 2 पाई तक। क्योंकि पूरा सिलेंडर ले रहे हैं तो यहाँ पे फाई तो हमारे ऐसे घूम के पूरा ही होगा, और एट इसमें z लगा देंगे हमारा, ये जो भी गिवन है 5 ds। ओके, तो यहाँ पे हमने z को तो बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू z हम कुछ भी इंटीग्रेट कर ही नहीं रहे हैं। डी रो डी फाई कुछ भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। और जैसे ही देखो, यहाँ पे एक गलती भी है, जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे d और ds को, तो वहाँ पे ए जेड और ए कैप जेड मल्टीप्लाई होकर वो दे देगा 1। तो ये जो ए कैप जेड है ये यहाँ पे लिखा ही नहीं जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, है ना। तो ये जेड रो डी रो और डी फाई है। तो एक तो डी रो के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, एक डी फाई के रेस्पेक्ट में। तो जेड को हम लिख लेंगे बाहर, जेड की वैल्यू है 5 कैसे है? क्योंकि टॉप को ले रहे हैं। देखो, टॉप में जेड कितना है? 5 है, ये जेड 5 है टॉप के लिए, तो ये ले लिया हमने। और रो डी रो को इंटीग्रेट कर देंगे और हम डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट होकर ये हमें दे गया 5 पाई। इसको पॉज करके देख लेंगे, ये सॉल्यूशन हमें निकालना ज़रूरी है पहले सरफेस के लिए। ओके, और ये क्या है? ग्राफिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच डीएस को निकालने के लिए, जो हमने यहाँ निकाला, जो मैंने बता ही दिया, रो डी फाई डी रो कैसे आया ये बता दिया।
आगे बढ़ते हैं, सेकंड सरफेस लेते हैं जो कि लेटरल सरफेस है। इसको लेटरल सरफेस बोलते हैं, जो ये वाला निकल रहा है सरफेस। ये जो सरफेस है इसको मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ अभी ये ग्रीन से, ये सरफेस लेटरल सरफेस है। तो ये सरफेस को यूज़ करेंगे। इसका वेक्टर क्या होगा हमारा, इसका वेक्टर है रो, ठीक है, ए कैप रो। अब ए कैप रो वाला हमें लिखना है तो इसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, इसका डिफरेंशियल सरफेस अगर लिखना है ए कैप रो में, तो एक तो हम डी जेड को यूज़ कर ले रहे हैं, ओके, रो वाले को छोड़ के, और एक डी फाई को यूज़ कर ले रहे हैं जो कि हमारा रो डी फाई होता है, इसको यूज़ कर लेंगे। देखो इसको डी एस जब इसका निकाला तो देखो क्या निकला, रो डी फाई और डी जेड जो मैंने अभी ऊपर बताया इंटू ए कैप रो। अब देखो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी डॉट डी एस निकालेंगे तो ये केवल ए कैप रो मल्टीप्लाई होकर 1 दे देगा और ये किसी काम का नहीं बचेगा। ओके, तो ए कैप रो मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। अब क्या बचा, 2 रो स्क्वायर और रो इंटू डी फाई डी जेड ये बचा। अब 2 रो क्यूब किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें इंटीग्रेट केवल डी फाई ये डी फाई और डी जेड के फॉर्म में करना है इनके रेस्पेक्ट में, इसको बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पर रो हमें क्वेश्चन में दे दिया है 1, इस रो को 1 लगा लेंगे और इनको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको डी फाई को 0 से 2 पाई तक और डी जेड को 0 से 5 तक। ओके, तो इंटीग्रेट करके ये दे देगा 20 पाई, ये 20 पाई हमारे इंपॉर्टेंट का है। फिर देखते हैं तीसरा वाला, ये डी डॉट डी एस बॉटम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी एस क्या निकलेगा, सेम जो पहले वाले में निकला था, बट यहाँ पे जो ए जेड है वो हमारा माइनस का है। क्यों, हमेशा हमें नॉर्मल वेक्टर लेना है, इसका जो नॉर्मल है इससे अवे निकला। ये चीज़ हमने उस समय भी पढ़ी थी, 2 बार पढ़ी थी कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, मूव अवे, और हमेशा नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है तो इससे बाहर निकालेंगे। अगर ऊपर हमारा ए कैप जेड है तो नीचे हमारा माइनस ए कैप जेड हो जाएगा, तो माइनस लिख लेंगे, तो ये हमने माइनस लिखा। अब वही चीज़ इस माइनस ए कैप जेड को इस ए कैप जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, मतलब -1 मिल जाएगा। बाकी हमें इसका कोई काम नहीं है, ओके, क्योंकि ए कैप रो और ए कैप जेड हमें दे देगा 0, तो यहाँ माइनस जेड लिखा। पर दिक्कत क्या है कि इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, पर क्योंकि z इजकल टू 0 है, इस ये सरफेस कहाँ पे बैठा हुआ है, ये सरफेस कहाँ बना हुआ है, z इजकल टू 0 पे बना हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे भी इसको, पर ये 0 ही दे देगा, तो ये तीसरा वाला 0 आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला, एक 5 पाई, एक 20 पाई, तीसरा 0, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 25 पाई हमारा ये डी डॉट डी एस का फाइनल आंसर हमारा निकल आएगा। तो ये तो मेथड 1 है, ये मेथड 1 था जो हमने डायरेक्ट यूज़ किया है। ओके, अब हम डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करेंगे, ये डेल डॉट डी डी वी, ओके, जहाँ भी ये डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब हम इस तरीके से निकालेंगे, जो ये रोवी डी वी था, जो रोवी डी वी होता है, और रोवी को हम क्या लिखते हैं, डेल डॉट डी, ओके, डाइवर्जेंस। तो इससे निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका देखो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि ये तीनों H1 H2 H3 रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई, और जब U की बात करेंगे तो उसका छोड़ के H1 को छोड़ के H2 H3, जब V की बात करेंगे तो बीच वाले को छोड़ के मतलब H1 H3, और जब आखिरी वाले की बात करेंगे तो शुरू के 2 का मल्टीप्लाई। अब H1 H2 H3 आपको याद हो जब हम लिखते थे H1 H2 H3, जब हम वो एनालिटिकल अप्रोच लगाते थे, है ना, सिलेंड्रिकल के अंदर, तो इसको क्या लिखते थे, 1 रो 1, ऐसे टेबल को भरते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करिए, ये H2 है तो ये तीनों मल्टीप्लाई तो दे दिया 1 अपन रो, और जब शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो देगा, और इनको करेंगे तो भी रो देगा, और फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा 1 देगा। तो देखो यहाँ ये रो आ गया और यहाँ पे भी रो आ गया, और ये 2 रो स्क्वायर क्वेश्चन से उठाया, क्वेश्चन में गिवन है, ये z क्वेश्चन में गिवन है, और इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, रो कट जाएगा, तो ये 6 रो प्लस 1 बचा। ओके, तो यहाँ से डेल डॉट ई बी डेल डॉट डी ये बचा, तो डी वी हमारा कुछ इस तरीके से, ये वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और वॉल्यूम लिखना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबको लिख दो, रो डी फाई डी जेड तीनों को लिख दो। अब देखो डेल डॉट डी हमने एक बार में निकाला और ये हमने डायरेक्ट लिख लिया, डेल डॉट डी हमारा ये आ गया है, और इसको 6 रो प्लस 1 को इनके रिगार्डिंग इंटीग्रेट कर दो, इसके रिगार्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे 6 रो प्लस 1 इंटू रो डी फाई डी रो डी जेड। तो ये जो टर्म है इसको हम डी रो के अगेंस्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो 6 रो स्क्वायर प्लस रो डी रो, तो ये पहला निकला। दूसरा डी फाई अकेले डी जेड अकेले, उनकी जो भी लिमिट्स है वो लगा दो। ये मेथड 2 चल रहा है।
ओके, ये 0 से 1 तक हो गया रो, हमें क्वेश्चन में दिया है। ये 0 से 2 पाई है क्योंकि पूरा हमने सिलेंडर लिया घुमा के, और ये z इक्वल टू 0 से 5 है। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे, ये भी आंसर हमें क्या दे देगा, 25 पाई ही दे देगा। तो ये दो मेथड से किया हमने इतना बड़ा क्वेश्चन। इसमें कितनी सारी चीज़ें लगी, डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट लगा, ओके, डेल डॉट डी लगा, डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी होता है ये लगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की पूरी नॉलेज पता होनी चाहिए, डाइवर्जेंस थ्योरम पता होनी चाहिए, ओके, डीएस कैसे निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ये पता होने चाहिए। तीन अलग अलग अगर जो भी पॉसिबल सरफेसेस से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर मतलब इस क्वेश्चन में जो भी फील्ड लाइंस निकल सकती हैं वो तीनों सरफेस लेंगे, जैसे हमने यहाँ टॉप, बॉटम और लेटरल सरफेस लिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी, तब जाके दो अलग अलग मेथड से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर।